दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में जिस तरह से ईरान अकेले महाशक्तियों से लड़ रहा है और अमेरिका जैसे पावर को चुनौती दे रहा है, ये सबको हैरान करने वाला है। वो अमेरिका जिसको जवाब देने की हिम्मत कोई देश नहीं कर सकता, वो सब ईरान कैसे कर रहा है। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ईरान में इतना मजबूत सिस्टम काम कैसे करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईरान में कानून कौन बनाता है और वहां की संसद का क्या रोल है, और संसद के बनाए कानून पर आखिरी मुहर कौन लगाता है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है भारत प्लस 24 और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे भारत में राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी आखिरी मुहर लगाकर उसे कानून बना देता है, कानून का दर्जा देता है, वैसे ही ईरान में गार्जियन काउंसिल किसी भी बिल को अंतिम मंजूरी देती है। जब तक वो हरी झंडी नहीं दिखा देती तब तक कानून औपचारिक रूप से लागू नहीं होता है। लेकिन ईरान की गार्जियन ऑफ काउंसिल को भारत के राष्ट्रपति की तरह सीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। वहां की गार्जियन ऑफ काउंसिल को काफी पावरफुल माना जाता है, जहां किसी बिल को कानून बनाने के लिए गार्जियन ऑफ काउंसिल की अंतिम मंजूरी बेहद जरूरी है। तो आइए समझ लेते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या है ईरान का लोकतांत्रिक सिस्टम। ईरान की संसद का नाम इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली यानी मजलिस शूराए इस्लामी कहा जाता है, जिसमें कुल 290 सदस्य होते हैं। भारत की तरह यहाँ भी असेंबली ही कानून बनाती है और यही ईरान में विधायी प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। कानून बनाने के अलावा बजट पारित करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करने का कार्य भी मजलिस शुरा यानी संसद और मजलिस करती है। ईरान की संसद, जिसे इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली कहते हैं, इसमें कुल 290 सदस्य होते हैं। इसमें से 285 सामान्य सीटें होती हैं और बाकी की जो 5 सीटें होती हैं वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होती हैं। कुल मिलाकर अभी 285 सदस्य सक्रिय हैं, जिसमें 271 पुरुष और 14 महिलाएं हैं और यही लोग कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। ईरान में संसद का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों में एक सीट यहूदी धर्म के लिए भी होती है। यहूदी ईरान में देश की कुल जनसंख्या का 0.1% है। इसके अलावा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी 5 सीट यहाँ रिजर्व होती है। कानून में जो कानून की जो समीक्षा होती है ईरान में, इसके लिए गार्जियन काउंसिल होती है। इसमें 12 सदस्य होते हैं, जिसमें से ये जो 12 सदस्य होते हैं उसमें 6 धार्मिक होते हैं जिसे सुप्रीम लीडर नियुक्त करते हैं, और 6 जो होते हैं वो कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें संसद द्वारा चयनित किया जाता है। अब संसद कोई कानून पास करती है तो गार्जियन काउंसिल 10 दिन के अंदर बिल को इस्लामिक सिद्धांतों और संविधान के अनुरूप समीक्षा करती है, देखती है। उसके बाद सुप्रीम लीडर के हस्ताक्षर इस पे जो होते हैं, साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद कानून पास होता है। अगर गार्जियन ऑफ काउंसिल देखती है कि कोई भी बिल इस्लामिक सिद्धांतों या संविधान के खिलाफ है तो वो उसे खारिज कर सकती है। इस स्थिति में जो संसद होती है वो फिर से कानून में बदलाव कर सकती है ताकि वो गार्जियन काउंसिल के मानकों पर खरी उतरे और उसके बाद ही कानून लागू हो सकता है। अगर ईरान की संसद जो कोई कानून पास करती है लेकिन गार्जियन काउंसिल उसे इस्लामिक सिद्धांतों या संविधान के खिलाफ पाती है और संसद उसे नहीं बदलती है तो वो कानून कभी नहीं लागू हो पाता है। अगर किसी भी बिल को रद्द कर देती है तो वो रद्द ही माना जाता है। संसद द्वारा पारित कानूनों को अंतिम मंजूरी देने और राज्य की नीतियों को अंतिम रूप देने की शक्ति सर्वोच्च नेता के पास है, जो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सेना का कमांडर इन चीफ भी होता है। सर्वोच्च नेता ही देश की सभी नीतियों और सुरक्षा मामलों का जो अंतिम फैसला होता है वो लेता है। ईरान एक शिया धर्मतंत्र है जहां राष्ट्रपति भी सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह होते हैं और वहां की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है यानी सेना, वो भी सर्वोच्च नेता के अधीन ही काम करती है। कुछ उदाहरण हैं जब गार्जियन काउंसिल ने संसद के कानूनों को रद्द कर दिया
उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो 2004 का चुनाव सुधार बिल काउंसिल ने 2004 में एक बड़े चुनाव सुधार बिल को खारिज कर दिया था, जिसका उद्देश्य संसद के काम में सुधार करना था, लेकिन काउंसिल ने इसे मौजूदा सत्ता जो ढांचा है सत्ता का उसके लिए खतरा माना था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 2018 का विकलांग अधिकार विधेयक, इस कानून को जो विकलांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और लाभ बढ़ाने से संबंधित था, इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि परिषद को इसमें सत्ता के ढांचे से टकराव लग रहा था। हालांकि बाद में एक अलग संशोधित बिल आया और उसे गार्जियन काउंसिल ने स्वीकार कर लिया था। 2023-24 में ईरान की संसद ने हिजाब और पतिव्रता से जुड़ा बिल पास किया था, जिसमें महिलाओं पर कठोर जुर्माने और जेल की सजा जैसे प्रावधान थे, लेकिन गार्जियन काउंसिल ने इस संविधान और शरिया के खिलाफ पाया और इसे खारिज कर दिया। यानी यहाँ यह बात साबित होती है कि इस्लाम और शरिया महिलाओं के लिए किसी कठोर कानून की इजाज़त नहीं देता। फिर बाद में कुछ संशोधनों के साथ इस बिल को अक्टूबर 2024 में मंजूरी मिल गई थी। हालांकि अभी भी हिजाब को लेकर जो संशोधित कानून बना है उसे लागू नहीं किया जा सका। एक सर्वे के मुताबिक, अब इधर एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक सर्वे वहाँ हुआ 2017 तक, इस सर्वे में बताया गया कि 70% से अधिक महिलाएं हिजाब का पालन नहीं करती हैं, मतलब उस वक्त नहीं करती थी 2017 तक। हाल के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में हिजाब पहनने की दरों में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से ये बताना मुश्किल है कि 2017 के बाद अधिकतर महिलाओं ने हिजाब पहनना शुरू किया या नहीं। 2023 और 24 के एक सर्वे बताते हैं कि करीब 37.9% लोगों का मानना है कि महिलाएं हिजाब पहने लेकिन दंड ना हो, जबकि 42% लोग चाहते हैं कि हिजाब पहनना अनिवार्य हो जाए और केवल 17.3% लोगों ने ही महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देने का समर्थन किया। यानी ये समझने वाली बात है कि यहाँ के 42% लोग खुद अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ हैं, यानी हिजाब पहनना सही मानते हैं। सबसे कम केवल 17.3% लोग ही हिजाब के खिलाफ हैं। ईरान में हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान तो 1979 से ही लागू है। हालांकि अभी तक इन सजाओं को पूरी तरह से व्यापक रूप से लागू होने के स्पष्ट डेटा नहीं मिलते हैं और कई जगहों पर लागू करने में समय समय पर बदलाव भी आया है। कानूनी दबाव और सजा के बावजूद सैकड़ों महिलाएं बिना हिजाब के आराम से बाहर निकलती हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसी तरह जी रही हैं जैसे वो चाहती हैं। महसा अमीनी की घटना एक अपवाद हो सकती है। आपको याद होगा कि महसा अमीनी जो एक 22 साल की कुर्द ईरानी महिला थी, उसे 13 सितंबर 2022 को तेहरान में मॉरिटी पुलिस ने कथित रूप से हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया था और 3 दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और ये प्रदर्शन धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ सबसे बड़े विरोध में माना जा रहा है अब और अभी तक माना जाता है इसको। और ये माना जा सकता है कि महसा अमीनी की पृष्ठभूमि कुर्द थी, जो ईरान के शिया बहुल समाज में एक अलग पहचान रखते हैं और अक्सर उन्हें हाशिए पर रखे जाने का आरोप भी लगता है। सरकार ने महसा की मौत के लिए सीधे सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। प्रदर्शन के बीच हिजाब नियमों में परिवर्तन थोड़ा सा कुछ समय के लिए ढील दी गई, लेकिन 2024 में संशोधित हिजाब कानून जो बड़ी सजा और जुर्माने का प्रस्ताव था वो पारित किया गया। हालांकि इसे अब तक जमीन पर लागू नहीं किया गया है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ईरान का ये मजबूत सिस्टम कैसे काम करता है। ईरान पूरी तरह से लोकतांत्रिक नियमों को फॉलो करता है, लेकिन जो कानून संसद या मजलिस बनाती है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इस्लाम के नियमों का उल्लंघन ना हो या कोई ऐसे कठोर नियम भी ना बनाए जाए जिसे इस्लामिक नजरिए से सही नहीं माना जाए, क्योंकि इस्लाम में कठोर नियम की गुंजाइश नहीं है। जमाने और हालात को देखते हुए इस्लामिक कानून में भी थोड़े बहुत संशोधन की गुंजाइश है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत ये संशोधन किया जा सकता है। ईरान के जो आयतुल्ला होते हैं इसमें काफ़ी सोच विचार करने के बाद कुछ आंशिक बदलाव कर सकते हैं। यानी कि अगर गार्जियन काउंसिल को लगे
कि संसद जनता के लिए काफी कठोर कानून बना रही है तो उसे रद्द कर देती है। जैसे कि 2023 और 24 में ईरान की संसद ने हिजाब और पतिव्रता से जुड़ा एक बिल पास किया जिसे काउंसिल ने रद्द कर दिया था क्योंकि वो काफी कठोर नियम था। तो उम्मीद है कि आपको ईरान का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जो लोग इस पर तानाशाह और कट्टर इस्लामिक देश होने का आरोप लगाते हैं उनकी बातों में कितना दम है ये आप समझ सकते हैं। ऐसे लोग तब चीन की तानाशाही पर क्या कहेंगे जहां प्रदर्शन करने तक की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब के बारे में क्या कहेंगे जहां नकाब न पहनने पर औरतों का क्या हाल होगा ये वहां के समाज और वहां जाने वाली मुस्लिम महिलाएं ही समझ सकती हैं। लेकिन अमेरिका, इजराइल उन पर कट्टरता का आरोप नहीं लगाते हैं क्योंकि वहां से इनके तेल की जरूरत पूरी होती है। वहां के किंग अमेरिका के दोस्त बने रहते हैं इसलिए वो तानाशाह नहीं है। तो अब आपने समझ लिया कि कैसे ईरान का सिस्टम काम करता है और कैसे ईरान एक बहुत ज्यादा उसके पास पावर नहीं है लेकिन वो दो अमेरिका जैसी महाशक्तियों और इजराइल को सामने डटा हुआ है, उनको ना को चने चबा रहा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लोग ईरान के सिस्टम को समझ सकें। आप बने रहिए भारत प्लस 24 के साथ। हम ईरान से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए भारत प्लस 24। जय हिंद।